नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैथमेटिका के यूट्यूब चैनल पर। ये हमारा आज का चैप्टर नंबर 1 है, हाई स्कूल से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। काफी मजेदार चैप्टर है मित्रों, और काफी आपको लुत्फ भी देने वाला है। इसमें न्यूमेरिकल्स भी आपको अलग ही फीलिंग देते हैं, लाइक मैथमेटिक्स। तो ये चैप्टर सबसे पहला जिससे हम शुरू करने चल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊंगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, थोड़ा सा याद कराऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं याद कराना है, थोड़ा सा इनके बीच में एक कंपेयर हो जाए और फिर हम केमिकल रिएक्शन पर आते हैं। ठीक है, चलिए। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज ये हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। फिजिकल चेंज क्या है? अगर कहीं पर भी फिजिकल चेंज होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका स्टेट बदलेगा। कोई भी सब्सटेंस अगर अपना स्टेट बदलता है, एक सब्सटेंस है और वो अपना स्टेट बदल लेता है, मान लीजिए सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड हो गया, ठीक है, इधर सॉलिड है उधर लिक्विड हो गया, या इधर लिक्विड था इधर लिक्विड से वो क्या बन गया, गैस बन गया, ठीक है, या फिर वो गैस था गैस से लिक्विड बन गया। ऐसा कुछ भी हो रहा है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में केवल चेंज हो रहा है, ठीक है, केवल स्टेट हमारा बदल रहा है, तो दैट चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। ठीक, इफ देयर इज ओनली चेंज ऑफ स्टेट, केवल वहां पर अगर स्टेट बदलता है तो उस स्थिति में हम उसको फिजिकल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इट इज रिवर्सिबल। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह एक रिवर्स प्रक्रिया होती है, यानी कि हम इसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इस फिजिकल चेंज को हम लोग हिंदी में भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और अगर मैं इसको यहां पर क्लेरिफाई कर दूं हिंदी में एक बार, तो इसका मतलब ये हुआ कि भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक अवस्था बदलती है, और यह प्रक्रिया जो है वो टोटली रिवर्सिबल है, मतलब वापसी होने की पूरी गुंजाइश बनी रहती है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल जो हम लोग प्रैक्टिकली घर में ही देखते हैं, आइस का कोई टुकड़ा है, ठीक है, यानी कि बर्फ का कोई टुकड़ा है, तो इसको अगर आप बाहर लाकर रख देते तो थोड़ी देर में ये वाटर बन जाता है, पानी बन जाता है, यानी कि सॉलिड स्टेट से किस स्टेट में आ गया, लिक्विड स्टेट में आ गया, यानी कि ये ठोस से द्रव बन गया, है ना। और अगर इसको आपने हीट कर दिया, ठीक है, तो हीट करने पर ये इवोपोरेट करने लगता है, यानी कि वाष्पित होने लगता है, और फिर ये क्या बन जाता है, गैस वेपर बन जाता है ना, क्या बन जाता है, गैस वेपर बन जाता है। यानी कि हमने क्या देखा, इन दोनों एग्जांपल्स में एक बार हम सॉलिड से लिक्विड हो गए और एक बार लिक्विड से क्या बन गए, गैस। लेकिन एक प्रक्रिया और भी है, कंडेंसेशन, या हिंदी में बोल सकते हैं उसको कि फ्रिजीकरण करना। हम उसको अगर कंडेंस करें तो वापस हम इस गैस को लिक्विड में यानी कि वाटर में, और फिर इसको अगर फ्रीजिंग कर दें यहां पर, ठीक है, इसको क्या कर दें, फ्रिज में डाल दें इस पानी को, तो ये वापस क्या बन जाएगा, हमारा आइस बन जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें लौटने की पूरी गुंजाइश है, इसलिए ऐसे एग्जाम्पल को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। इसके दूसरी तरफ हमारा केमिकल चेंज है, वो कहता है कि टोटली केमिकल कॉम्बिनेशन बदल जाएगा। इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, केमिकल कॉम्बिनेशन बदल जाएगा। एक ऐसा चेंज जिसमें केमिकल कॉम्बिनेशन ही बदल जाए, आपका कॉम्बिनेशन ही चेंज कर जाए। तो अगर आपको केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि कॉम्बिनेशन अगर बदल जाएगा, तो ऑब्वियस है आपके पास रिवर्स होने की सुविधा जो होगी, इसकी गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। यानी कि केमिकल चेंज में बहुत कम ऐसे रिएक्शन है जहां पर हम ऐसा देखेंगे कि रिवर्स होने की संभावना हो। 90 एंड अबव केसेस में हमें इसके रिवर्स होने की संभावना नहीं मिलती है। ठीक है, तो केमिकल चेंज क्या है, तो जवाब है इफ देयर इज चेंज इन केमिकल कॉम्बिनेशन, आपका केमिकल कॉम्बिनेशन ही बदल जाए, तो ऐसे स्थिति में हम उसको क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। इट इज नॉट रिवर्सिबल, ये जनरली रिवर्सिबल हमारा नहीं होता, हम रिवर्सिबल नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अब इस पर एग्जांपल आप ले सकते हैं। अगर हमने कार्बन ले लिया, इसके साथ ऑक्सीजन ले लिया, तो कार्बन अलग ऑक्सीजन अलग, इनको एक साथ कर लेने पर हमको क्या मिल जाने वाला है, CO2। ठीक है, और भी अच्छे से अच्छा हटाकर दूसरा एग्जांपल समझ लें ताकि समझ में आए कि रिवर्सिबल है या नहीं। हम कोई कोल ले लें, यानी कि कोयला ले लें, ठीक है, इस कोयले को जलाते हैं, तो जलाने पर ये क्या बन जाता है, एसेस बन जाएगा, यानी कि राख बन जाएगा। और जब राख बन जाएगा तो राख से कोयला नहीं मिल सकता हमको,
इसी तरीके से हम लोग वैक्स ले लें, ठीक है, वैक्स का मतलब मोमबत्ती से, हमारा मोमबत्ती ले ले, उसको जलाएं, तो धीरे 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 ये पूरा सब्सटेंस क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो वहां पर अगर मैं चाहूँ वापस आ जाए, मोमबत्ती फिर से वैसे खड़ी हो जाए, तो ऑब्वियस है कि इसकी गुंजाइश बहुत कम होगी। तो यहाँ पर जो वैक्स रिएक्शन कर रहा है वो रिएक्शन हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, केमिकल चेंज के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमारी क्लास 9th की हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं केमिकल चेंज में। सिंपल एग्जांपल अगर हम ले, दूध का फटना, अगर दूध हमारा फट जा रहा है तो ऑब्वियस है कि वहां पर केमिकल चेंज है, क्योंकि दूध अगर एक बार फट जाए तो आपको उसको किसी भी तरीके से सिला नहीं जा सकता। ठीक है, अब मामला यहां पर है कि केमिकल रिएक्शन क्या है सर, जो कि हमारा जहां से हाई स्कूल की टॉपिक हमारी शुरू हो जाती है ना। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, तो इसका सबसे अच्छा बात जो मैं बोलना चाहूंगा, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अगर कोई हमसे बोले कि सर ये क्या है, तो जवाब है सर रासायनिक अभिक्रिया बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर कहीं पर भी केमिकल चेंज हो रहा है, कहीं पर भी केमिकल चेंज हो रहा है, तो वहां पर केमिकल रिएक्शन भी होगा। फिर से सुन लीजिएगा, अगर कहीं पर भी केमिकल चेंज हो रहा है तो जरूर वहां पर केमिकल रिएक्शन भी होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि इफ देयर इज केमिकल चेंज देन देयर मस्ट बी केमिकल रिएक्शन। तो वहां जरूर केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। ठीक है, अब अगर कोई पूछे कि सर केमिकल रिएक्शन हुआ ये मैं कैसे जानूं, हाउ वी नो देयर इज केमिकल रिएक्शन, हमें कैसे पता चलेगा कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया घटित हो गई। कौन सा ऐसे सर जी कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे हम पकड़ सकते हैं कि वहां पर हमारा जो रिएक्शन हुआ वहां पर वो केमिकल रिएक्शन है। तो इसमें एक एक कर करके एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं, बहुत सारा। जैसे पहला है चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है, यानी कि अवस्था का परिवर्तित होना, ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट। एग्जाम्पल कोई पूछ रहा हो तो बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है जो अभी मैंने आपको दिया, कि अगर हमारे पास एक कैंडल है और उस कैंडल को हम लोग जलाते हैं तो क्या होगा, ये कैंडल जो था ये हमारा सॉलिड था, ठीक है, और धीरे धीरे जब ये मेल्ट करेगा तो किस फॉर्म में आता है, तो जवाब होगा सर लिक्विड फॉर्म में आता है। तो ये अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास। ठीक है, दूसरा चेंज ऑफ कलर, यानी कि रंगों का बदलना, रंगों में परिवर्तन। ठीक है, हम नॉर्मली ज्यादा ना ले लें, हम अगर Fe ले लें, कोई रॉड ले लें, आयरन ले लें, और उसमें हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में रख दें, तो उस कॉपर सल्फेट का रंग पहले तो नीला होता है, बाद में वो नीले से हल्का हो जाता है, उसका रंग में थोड़ा मटमैलापन आ जाता है। ये सिंपल एग्जांपल है। वो भी ना मजा आए तो आप घर में प्रयोग कर सकते हैं। आप पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन अगर आप ले लें, पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन ले लें, तो इसका कलर जो होता है वो ऑरेंज कलर होता है। ठीक है, इस पर आप ऊपर से केवल बस इतना ही कर दीजिए, ज्यादा व्यवस्था नहीं बनानी, नींबू चुआ दीजिए। इस नींबू में यानी कि लेमन में क्या होता है, तो जवाब है सर लैक्टिक एसिड। क्या होता है, लैक्टिक एसिड। और ये जो इसके साथ मिलेगा इसको कलरलेस कर देगा, यानी कि विदाउट कलर कर देगा, इसमें कोई कलर वलर नहीं रह जाएगा, इसका नारंगी रंग गायब होकर क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, मतलब देयर इज नो कलर वहां पर हमको मिलेगा। तो ये एग्जांपल हमें बहुत अच्छे से दोनों क्लियर कर देते हैं कि किसी भी चीज में अगर कलर का चेंज हो रहा है तब भी, किसी चीज में स्टेट बदल रहा है तब भी वहां पर ऐसा होगा। ठीक है, चलिए एक चीज और भी है, थर्ड उठाते हैं। ज्यादा टिपिकल एग्जांपल ना लें, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो आप उठाकर बड़े आराम से बोल सकते हैं। तीसरा इवोपरेशन ऑफ या इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैसों का उत्सर्जन, वहां पर गैस निकलती हुई आपको मिलेगी जरूर। ठीक है, ऐसा भी संभावना हो सकता है। अगर वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो गैस जरूर निकलेंगे।
ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें लिए जा सकते हैं। जैसे हम अगर CaO को H2O से रिएक्शन करवा दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि पानी से अगर हम रिएक्शन करवा दें तो हमारे पास आ जाएगा CaOH होल ट्वाइस, ये आ जाएगा। और इसके साथ हमें सॉरी गैस निकलता है, गैस का एग्जांपल हमें लेना है। तो यहाँ पर देखिएगा, नॉर्मली मैं इसको ले सकता हूँ एग्जांपल, जैसे मैं कोई कोयला ले लूं और इस कोयले को ही क्या करूं, जलाऊं, तो जलाऊंगा तो यहाँ से गैस निकलेगी और वो गैस क्या होगी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। किसी भी चीज को आप जलाते हैं तो धुआं निकलता है, वो धुआं क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इससे अच्छा क्या एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, इससे इजी कोई एग्जाम्पल है ही नहीं हमारे आसपास। ठीक है, चलिए तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, आप CaO जानते होंगे, यानी कि हम इसको बोलते हैं, कौन सा लाइम बोला जाएगा इसको, समझ रहे हैं, ये बिना बुझा चूना है। ठीक है, यानी कि विदाउट, इसको हम लोग कौन सा लाइम, क्विक लाइम, सॉरी, इसको हम लोग क्विक लाइम कहते हैं। ठीक है, अगर क्विक लाइम में हम वाटर डाल दें, यानी कि घर में जब आपके यहाँ कभी चूने वगैरह की पेंटिंग होगी, चूनाकारी हुई होगी, उस पर तो भी अलग से हम बात भी करेंगे, अभी केवल टेम्परेरी बातें कर रहे हैं। तो क्या किया जाता है, एक बाल्टी में चूना डाल दिया जाता है। ठीक है, चूना यानी कि CaO, यही जो आप देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि क्विक लाइम डाल दिया जाता है और फिर इसमें पानी डालकर छोड़ दिया जाता है, वाटर डालकर छोड़ दिया जाता है। अब अगर आप कुछ समय बाद यहाँ आएंगे, एक आध घंटे बाद, तो आप पाएंगे कि इस पानी में ऐसे बुलबुले उठने लगते हैं। ठीक है, इस तरीके से बुलबुले उठने लगते हैं। ठीक है, और अगर इस बाल्टी को आप टच करेंगे तो एकदम गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है, जो इस बात का 100% हमको ये क्लियरिफाई करती है कि उस बाल्टी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये चार स्थितियां अगर हमको मिलती हैं, यानी कि किसी के स्टेट में चेंज हो रहा है, दूसरी चीज किसी के कलर में चेंज हो रहा है, तीसरी चीज इवोपोरेशन ऑफ गैस मिल रहा है, गैस वहां निकलता हुआ मिल रहा है, टेम्परेचर में चेंज मिल रहा है, तो ये सारी चीजें बोलती हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने लगे, दिखाने लगे किसी भी विशेष चिन्हों के जरिए, साइन के जरिए, स्पेशल साइंस के जरिए, तब हम उसी को आगे चलकर क्या बोलने लगते हैं, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, रिएक्शन तो हो ही रहा है, पर अब उस रिएक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ खास साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इफ केमिकल रिएक्शन इज, इफ केमिकल रिएक्शन इज, मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूं, आप भी आदत बना सकते हैं, अच्छा है, RQ के ऊपर एन, रिएक्शन, रिएक्शन की स्पेलिंग होती है आपकी REACTION, लास्ट वर्ड क्या है, एन, तो ऊपर हम लोगों ने R के शॉर्ट में एन, बहुत सारी बुकें ऐसा यूज कर लेती हैं। तो इफ केमिकल रिएक्शन, इफ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय सम स्पेशल साइन, then that is called chemical equation, chemical equation। अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को कुछ खास संकेतों के द्वारा दिखाएं तो उस स्थिति में उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहने लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ केमिकल इक्वेशन अगर हमको दिखाना हो, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीजों का हम केयर भी करते हैं। उसमें होता क्या है कि हम एक तरफ, जैसे मान ले एक हमारे पास सब्सटेंस है, एक और सब्सटेंस है, उन दोनों को आपस में मिलाना है, तो उनके बीच में क्या लगा देते हैं, प्लस। उससे हमें कुछ मिल रहा है तो उस मिलने वाले को दर्शाने के लिए पहले एक लंबी तीर बनाएंगे, फिर यहां पर हम आउटपुट दे देंगे। ठीक है, तो इस तरफ, इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जो चीजें मिल रही हैं, आपस में एक दूसरे से रिएक्ट कर रही हैं, उन्हीं को हम लोग रिएक्टेंट कह देते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, रिएक्टेंट कह देते हैं। ठीक है, तो द सब्सटेंस लाई LHS, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ केमिकल रिएक्शन, सॉरी, केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। तो वो पदार्थ जो हमारे पास, यानी कि वो सब्सटेंस जो हमारे पास किसी केमिकल इक्वेशन में किस तरफ मौजूद होते हैं, बाईं तरफ मौजूद होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। अब इनके मिलने से कुछ न कुछ तो बनेगा ही बनेगा, तो वहां पर जो हमको मिल जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, राइट हैंड वाले को
प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आउटपुट हुआ हमारा। तो आउटपुट ऑफ केमिकल रिएक्शन, आउटपुट ऑफ केमिकल रिएक्शन, सिंपल सी चीज, आउटपुट ऑफ केमिकल रिएक्शन प्रेजेंट राइट हैंड साइड, प्रेजेंट राइट हैंड साइड इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन। मैं कोई भी किताबी डिफिनेशन नहीं यूज कर रहा हूं, आप देख सकते हैं एकदम बेसिक वही बातें बोल रहा हूं जो चीजें हम कॉमनली यूज करते हैं। मैंने क्या बोला, आउटपुट ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन से प्राप्त होने वाला आउटपुट। ठीक है, प्रेजेंट राइट हैंड साइड इन केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में दाहिने तरफ मौजूद हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, तो जवाब है सर, इस वाले रिएक्टेंट को हम लोग अभिकारक बोल लेते हैं, इसे हम लोग अभिकारक बोल ले लेते हैं। और उधर जो हमको मिला है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं उत्पाद, क्या बोल लेते हैं, उत्पाद। ठीक है, अब देखिएगा इस पूरे सिस्टम को आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव भी बना सकते हैं। जैसे कई बार हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो रखा हुआ चीज सॉलिड है, जैसे मान लें यहाँ पर Fe होता, तो Fe होता तो क्या होता, सॉलिड होता, तो वहां पर हम ब्रैकेट में ऐसे S लिख लेते हैं, S फॉर सॉलिड। इसी तरीके से इसको मैं मिटा दूं, मान लें हमारे पास CaOH डबल ट्वाइस है, तो ये कैसा होगा, थोड़ा थोड़ा लिक्विड ही होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्वस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन, ब्रैकेट में एक्वस लगा देंगे। मान लें ये नहीं है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास H2 है, तो H2 कैसी चीज है, तो जवाब है सर ये गैस है, तो वहां पर ब्रैकेट में क्या लगा देंगे, G लगा देंगे। तो कहीं भी जो उसकी जो भी स्टेज हो, उस स्टेज को आप उसके बगल में ब्रैकेट में दे सकते हैं। कभी कभी इन रिएक्शंस को कराने के लिए हमें अलग से टेम्परेचर, प्रेशर या एनर्जी देनी पड़ती है, तो ऐसी चीजें कहां लिखी जाती हैं, इस लंबे तीर के ऊपर। अगर आपने मान लीजिए 100 डिग्री टेम्परेचर दिया तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं। मान ले आपने अलग से कोई पदार्थ मोलिब्डेनम या बीई या ऐसा कुछ उसमें मिलाया है रिएक्शन करवाने के लिए, कैटलिस्ट का उपयोग किया है, तो उस जगह पर आप उसको इसी तीर के ऊपर लिखेंगे। या आपने कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, खास एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया हो उस रिएक्शन को करवाने के लिए, क्योंकि कुछ रिएक्शन कुछ खास कंडीशन में ही घटित होते हैं, तो ऐसे स्थिति को दर्शाने का हो, ऐसी चीजों को बताना हो, तो ये सारी बातें इस तीर के ऊपर लिखी जाती हैं। यानी कि हमारा केमिकल रिएक्शन और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाता है जब हम उसमें उसके स्टेज और उसकी कंडीशन को दर्शाते हैं। स्टेट आराम से पड़ोस में, और कंडीशन जो होती है वो इस तीर के ऊपर हम लोग दर्शा लेते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स हम थोड़े से ले लें, तब हम अपनी अगली बातों को कहेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ एक या दो एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं, इससे आपको अगले क्लास का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। Cu प्लस O2, या हम यहां पर ले लेते हैं H2 प्लस O2। ठीक है, अब यहां पर अगर हम पूछे कि ये क्या बनेगा, तो जवाब है CuO। कॉपर में मैंने क्या किया, ऑक्सीजन मिला दिया, कॉपर में क्या किया मैंने, ऑक्सीजन मिला दिया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। हाइड्रोजन में मैंने ऑक्सीजन मिला दिया, वाटर बन गया, H2O बन गया। लेकिन आपने कुछ खासियत देखी, खासियत ये कि इधर हमारे पास सर O2 यानी कि O की संख्या 2 है, O के कितने एटम्स हमारे पास, 2 है, और उधर O की संख्या अगर पूछूं कितनी है, तो जवाब है 1 है। ये गड़बड़ है, इनिशियली यानी कि रिएक्टेंट में इनकी संख्या 2, उधर 1, ये 1 है, ये 1 है, तो ये तो ठीक है भैया, लेकिन ये गड़बड़ है। ठीक है, इधर देखिएगा दूसरे एग्जाम्पल में H2 के कितने एलिमेंट हमारे पास है, तो जवाब है सर 2। ठीक है, इधर कितने हैं, इधर भी 2, इधर ऑक्सीजन के कितने हैं, तो जवाब है सर 2, उधर ऑक्सीजन के कितने हैं, 1। अब ये देखिए ये गड़बड़ है, ये तो ठीक है पर वो वाला गड़बड़ है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर अगर हम ये चीज ध्यान दें तो क्या पा रहे हैं कि हम कई बार केमिकल रिएक्शन लिखते समय क्या करते हैं, चीजों को ऐसे लिख देते हैं और ये केयर नहीं करते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस है या नहीं है। अगर इस तरीके से हम चीजों को लिखते हैं जिसमें हमने नंबरिंग का ध्यान नहीं दिया है, तो हम इसको अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, और अगर हम इनको आगे चलकर इन संख्याओं को भी मेंटेन कर ले जाएं, यानी कि जितना रिएक्टेंट में हमारे पास है उतना ही प्रोडक्ट में भी रहे, तो इस स्थिति में वो हमारा जो रिएक्शन होगा वो फिर क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब ये जरूरी क्यों है कि हमारा इधर का जो नंबरिंग है उधर के नंबरिंग के बराबर रहे।
तो इसके लिए आपने पिछले साल बैक ईयर में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। जैसे मैं तो एक नॉर्मली एग्जांपल ले लूं तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन नियम कहता है कि एनर्जी ना तो बढ़ती है ना तो घटती है, सिस्टम में मेंटेन रहती है, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करती है। ऐसे ही मास कंजर्वेशन भी होता है। हमारा जो मास होता है वो ना तो बढ़ता है ना घटता है। किसी भी सिस्टम में अगर है तो केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में या एक जगह से दूसरे जगह में जा रहा होगा, लेकिन अगर टोटल लिया जाएगा, नेट उसका अगर द्रव्यमान लिया जाएगा यानी कि नेट वेट लिया जाएगा, तो हमेशा वो इक्वल आना चाहिए, चाहे वो रिएक्टेंट में हो चाहे वो प्रोडक्ट में। तो टोटल मास इन रिएक्टेंट एंड टोटल मास इन प्रोडक्ट ये इक्वल होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड मास कंजर्वेशन। ठीक है, जैसे यहां ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट हैं तो उधर भी 2 ही होना चाहिए। ठीक है, तो मैं फिर इसको और सिंपल भाषा में बोलता हूं कि अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन रूल, अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन रूल, ठीक है, द मास इन रिएक्टेंट, द मास इन रिएक्टेंट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक, इज सेम एज मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में दोनों का मास आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अगले क्लास में हम केमिकल इक्वेशन का बैलेंस करना समझेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, और एनसीईआरटी की सारी प्रॉब्लम भी लगाएंगे। इसीलिए यहां पर हम एक विराम देते हैं। फिर मुलाकात होगी आपसे जल्द ही अगले वीडियो तक। तब तक के लिए मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत। कृपया कमेंट और शेयर बनाए रखें ताकि पता चले वीडियोस कैसे बन रहे हैं। बाकी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।